डॉक्टर अंबेडकर पर लगे राजनीतिक दांव वाली खबर पर मैं कुछ देर में आता हूं, लेकिन उसके पहले आपकी याददाश्त के लिए एक बार फिर आज की लीड स्टोरी आपके सामने रख देता हूं, उसकी राय। और राय मेरी बहुत साफ है कि संसद में बहस के जरिए AFSPA अफ्स्पा कानून की समीक्षा हो। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस कॉल दें, और अगर असहमत हैं तो 7823944002 पर मिस कॉल दें। पूरे शो के दौरान ये नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, आपकी मिस कॉल का मुझे इंतजार है। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी दिखाएंगे कि कितने लोग मेरी राय से सहमत हुए या नहीं हुए। आगे बढ़ते हैं। आज बाबा साहब आम्बेडकर का 65वां परिनिर्वाण दिवस है। इस मौके पर उनको ढेर सारी राजनीतिक तौर पर श्रद्धांजलि दी गई, तो विरासत पर अधिकार जताने की भी जमकर सियासी कोशिश हुई। और वजह बहुत साफ है कि अनुसूचित जातियों का एक बड़ा वोट बैंक है। उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों की नजर 21% अनुसूचित जाति वोट पर है, और इसको लुभाने के लिए बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल सत्ता की सीढ़ी की तरह होता एक बार फिर दिखाई दे रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दुनिया जिस रूप से मार्टिन लूथर किंग को देखती है, हम बाबा साहब आम्बेडकर को उससे जरा भी कम नहीं देख सकते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संपूर्ण सम्मान है। उनके परिनिर्वाण दिवस पर पीएम मोदी उसी नीले रंग की शॉल को ओढ़े हुए थे जो डॉक्टर अंबेडकर की राजनीतिक क्रांति का प्रतीक रंग है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को एक संविधान दिया, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अनेकों कष्ट झेलकर खासकर इन वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्पित किया। पूरा जीवन वो दलितों के लिए, शोषितों के लिए लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। अब मायावती हो, अखिलेश हो, राहुल प्रियंका हो या फिर अरविंद केजरीवाल, सबकी जुबान पर बाबा साहब आम्बेडकर हैं। हर कोई ये दिखाने की कोशिश में है कि बाबा साहब के सपने को कोई पूरा कर सकता है तो वो उनकी पार्टी है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के अनुरूप भारत के निर्माण के लिए शासन की कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य किया। बाबा साहब अंबेडकर के जीवन को बच्चे बच्चे तक पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार उनके जीवन पे एक बहुत भव्य नाटक तैयार कर रही है। सड़कों पे उतरने से सत्ता में बैठे हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विरोधी लोग, तो लेकिन हम सड़कों पे उतर के क्या करेंगे, क्योंकि हमें सत्ता परिवर्तन करना होगा। बाबा साहब ने एक बार कहा था, अंबेडकर पूरे देश के हैं, लेकिन वोट की राजनीति इस वक्त यूपी में खुलकर चल रही है, जहां अनुसूचित जातियों का वोट 21% है। इसीलिए मौका अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस का है, लेकिन चौका वोटों के लिए लगाया जा रहा है। कुछ लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे राजनीति तो की, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर राजनीति करने वाले लोगों ने जब भी दलितों और गरीबों की बात होती थी, उन पर अत्याचार होते थे, मौन साध लेते थे, तब केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही थी कि कुछ लोग व संगठन अपने थोड़े थोड़े निजी स्वार्थ की खातिर बाबा साहब की मूवमेंट को कमजोर करने में लगे रहते हैं। बीएसपी को अपने लोगों की भरपूर लगन, मेहनत व मिशनरी संघर्ष पर पूरा भरोसा है। मायावती का निशाना यूं ही नहीं है। पिछले कुछ चुनाव में बीएसपी का अनुसूचित जाति का वोट बैंक उनसे छिटककर बीजेपी की तरफ रुख कर गया। इस बार भी चुनावी सर्वे ये बता रहे हैं कि बीएसपी के लिए राह आसान नहीं है। सी वोटर के 20 नवंबर को हुए सर्वे में बीएसपी को 15% वोट मिलते दिख रहे थे, तो 27 नवंबर को ये घटकर 14% हो गए। 4 दिसंबर को आए सर्वे में बीएसपी को 1% वोटों का और नुकसान होता दिख रहा है, और अगर आज चुनाव हो तो उसे 13% वोट मिलते दिख रहे हैं।
तो क्या अखिलेश मायावती के टूटते वोटों के बीच अपने लिए उम्मीद देख रहे हैं, जो हर जिले में परिनिर्वाण दिवस मनाने की बात कर रहे हैं? लेकिन वंचितों की राजनीति पर नब्ज रखने वाले अब भी मायावती को ही मानते हैं खिलाड़ी नंबर 1। मुझे लगता है अभी भी मायावती उनकी जो उत्तराधिकार की राजनीति है उसकी बड़ी पुरोधा है, क्योंकि एक अम्बेडकरवादी चेतना से जुड़ी हुई जनता में उनका स्वीकार सबसे ज्यादा है। बात आजादी से पहले की हो या आजादी के बाद की, अनुसूचित जाति की बड़ी आबादी हाशिए पर रही है। जाति प्रथा के दायरे में बंधी व्यवस्था में ये समाज भले ही पिछड़ता रहा और किसी ने इनकी सुध ना ली हो, लेकिन चुनावी सियासत में बने हर समीकरण में इन्हें सिर आंखों पर बिठाया गया। सवाल ये कि क्या यही था बाबा साहब का सपना? हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और इस सबसे बड़े सूबे में हर 5वां शख्स अनुसूचित जाति से ताल्लुक रखता है। इसीलिए अनुसूचित जाति का वोट बहुत अहमियत रखता है। इंदिरा गांधी के समय में माना जाता था कि मुसलमान और अनुसूचित जाति दोनों ही के वोट पूरी तरीके से कांग्रेस के खाते में जाते हैं, लेकिन काशीराम की राजनीतिक एंट्री ने वंचितों के वोटों का रास्ता बदल दिया। काशीराम ने अनुसूचित जाति के वोट पर जोर दिया और 1993 में मुलायम सिंह यादव से गठबंधन करके उन वोटों की पिछड़ी जातियों के वोटों के साथ जोड़ दिया। ये प्रयोग बेहद सफल रहा, लेकिन जल्द ही सत्ता की टकराहट ने काशीराम और मुलायम सिंह यादव के रास्ते अलग अलग कर दिए, तो अनुसूचित जाति के वोट काशीराम के साथ चलने ही लगे। बाद में मायावती ने अनुसूचित जाति मुस्लिम ब्राह्मण का गठजोड़ बनाया, वो प्रयोग भी कामयाब रहा। मायावती पूर्ण बहुमत के साथ यूपी की मुख्यमंत्री भी इसी गठजोड़ की वजह से बन चुकी है। अनुसूचित जाति की राजनीति को नया उभार मिला। अनुसूचित जाति के बीच से अब भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर रावण भी निकल आए हैं और वो भी अंबेडकर की राजनीति के उत्तराधिकारी बनने की जद्दोजहद इन दिनों जमकर कर रहे हैं। इन सबके बीच 2014 से यूपी में अनुसूचित जाति के वोट में ज्यादा हिस्सेदारी बीजेपी की अब दिखाई देने लगी है। अंबेडकर ने वास्तव में अनुसूचित जाति तक ही अपने संघर्षों को सीमित नहीं रखा था। वो पिछड़े वर्ग की बेहतरी की भी बात किया करते थे, लेकिन सत्ता की राजनीति अक्सर हमारे महापुरुषों को भी जातियों के घेरे में बांध देती है। वैसे बात यूपी की कर रहे हैं तो यूपी में अनुसूचित जाति की बेहतरी की दुहाई बहुत दी जाती है, लेकिन हालात सुधरते नहीं हैं। 2011 की अगर हम सेंसस रिपोर्ट की बात करें जो कि 15 में आई, तो उससे पता चलेगा कि यूपी में अनुसूचित जाति के लोगों की स्थिति क्या है। पूरे यूपी में उनकी आबादी करीब 21% है। इनमें से 42% लोग भूमिहीन मजदूर हैं। 82% लोग ऐसे हैं जिनकी मासिक कमाई 5,000 रुपए से भी कम है। सरकारी नौकरियों में इनकी हिस्सेदारी सिर्फ 3% की है, जबकि प्राइवेट नौकरी में सिर्फ 2%। आप सोच सकते हैं कि अनुसूचित जाति की बेहतरी के लिए बातें चाहे जितनी बनाई जाएं, काम कम ही हुए हैं। बावजूद इसके देश के सबसे बड़े राज्य में इनके लिए आरक्षित सीटों का झुकाव जिधर जाता है उसकी सरकार बन जाती है। 2007 में विधानसभा की 89 आरक्षित सीटों में 61 सीटें बीएसपी को मिली, यानी 69% पर जीत मिली और सरकार मायावती की बनी। 2012 में 85 सीटों में समाजवादी पार्टी ने 58 सीटें जीत ली, यानी वो करीब 68% की बात रही और समाजवादी पार्टी चुनाव जीती और मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनवा दिया। 2017 में बीजेपी और उनके सहयोगियों ने 86 में से 70 सीटें जीत ली थी, यानी वो जीत करीब 88% की हुई। बीजेपी के योगी आदित्यनाथ तब मुख्यमंत्री बने थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।